हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वाइफ एकेडमी पे। देखो, हम लोग इकोनॉमी पढ़ रहे थे। इकोनॉमी में नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं अभी, टाइप्स ऑफ मनी, है ना। अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था अपना इको, और इको के अंदर टाइप्स ऑफ मनी, यानी इको चल रहा है अपना बेसिकली सर। उसमें भी टाइप्स ऑफ अपन ने बैंकिंग पढ़ लिया है पूरा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ लिया है, उसके अंदर टाइप्स ऑफ सेक्टर्स पढ़ लिए हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स, टाइप्स ऑफ मार्केट, सब कुछ कवर कर चुके हैं सर पूरा। नेक्स्ट ये आती है सर, अपना नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ मनी। यानी कई बार क्वेश्चन आता है बहुत सिंपल सा, मनी जिसे हम कई बार करेंसी भी यूज करते हैं सर, कई बार टाइप्स ऑफ करेंसी भी दे रखा होता है। तो टाइप्स ऑफ करेंसी बोले या टाइप्स ऑफ मनी बोले एक ही बात है, पर मनी ज़्यादा बेटर है सर, समझना इस बात को ना। मनी जो वर्ड यूज करेंगे वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा वैलिड है ना। टाइप्स ऑफ मनी यानी पढ़ने क्या वाले हैं इसके अंदर बेसिकली, जैसे आपको होता है ना फिएट करेंसी होता है, फिएट मनी होता है। जैसे अपना हो गया फिएट मनी, हो गया आपका अपना कमोडिटी मनी हो गया। ये सब चीज़ें कवर करने वाले हैं अपन लोग। कमोडिटी मनी हो गया अपना, आपका कॉमर्शियल मनी हो गया। ठीक है सर, ये हो गया एक लेवल पे। अपना जैसे फिड्यूसरी मनी होता है, एक सुना होगा अपन ने सर, फिड्यूसरी एक ये होता है, फिड्यूसरी मनी। ये सब चीज़ें कवर कवर करने वाले हैं अपन। नॉन फिएट मनी भी होता है एक अलग से सर, ये आजकल काफ़ी चल रहा है नॉन फिएट। तो इस तरह की ये सब बातें कवर करने वाले हैं अपन ना इस पूरी वीडियो के अंदर, ये सब चीज़ें करेंगे सर ना। ठीक है, आते हैं सर पहली पे। लिखें भैया पहली आपकी फिएट मनी, पहला लिखें सर फिएट मनी। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है सर। फिएट मनी का सिंपल सा मतलब होता है जो लीगल टेंडर होता है ना, यानी कि जो सरकार ने जारी किया है आपका बेसिकली, इशूड बाय, इशूइंग अथॉरिटी कौन है? बाय गवर्नमेंट सर। एक बात, पहली बात क्या है यहाँ पे काम की सर, इशू किसने किया है इसको? गवर्नमेंट ने किया है सर ना। पहली बात ये ध्यान रखना, सरकार इसको इशू करने वाली अथॉरिटी है सर। पहली बात, लीगल टेंडर है अपने आप के अंदर ये। अब बात आती है सर लीगल टेंडर का मतलब क्या हुआ भैया, इसे ये वर्ड आपने सुना होगा जब मोदी जी ने नोटबंदी की थी 2016 में, याद होगा लोगों को सर। नोटबंदी उन्होंने बोला था कि अब से पुराने वाले नोट 500,000 के नोट थे वो लीगल टेंडर नहीं है, यानी वो फिएट करेंसी नहीं थे उस दिन के बाद से। सिंपल सा मतलब होता है लीगली वैलिड है वो, लीगल टेंडर का सिंपल सा मीनिंग है सर, लीगली वैलिड है वो। यानी आप अगर 100 का नोट, 500 का, जो भी नोट चल रहे हैं अभी, उस नोट को अगर चलाने जाते हो तो कोई भी इंसान मना नहीं कर सकता। वो लीगली बाइंडेड है इस चीज़ से, बाउंड है उसके ऊपर कि हाँ भैया उसका उसको सामान देना पड़ेगा या उसको एक्सचेंज में लेना पड़ेगा उसको। वैलिड, ठीक है सर, लीगल टेंडर का मतलब वैलिड है सर। फिएट मनी के लिए किसी भी तरह की बैकिंग नहीं होती, तो लिख लेना नॉट बैक्ड बाय, नॉट बैक्ड बाय सिक्योरिटीज। नॉट बैक्ड बाय सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है सिंपल सर, जैसे हम बैकिंग मतलब किसी प्रीसियस मेटल से बैकिंग नहीं होती। नॉट बैक्ड बाय एनी कमोडिटी। और यहाँ कमोडिटी का मतलब क्या है सर, क्या कहना चाह रहे हैं अपन? गोल्ड, सिल्वर, इन सब चीज़ों से। ठीक है सर, यानी अब आपके किसी भी नोट की कीमत जो है वो किसी प्रीसियस मेटल से बैक नहीं है, यानी उसको बैकिंग नहीं दे रहे किसी तरह की। नॉट बैक्ड, ये ध्यान रखना सर। सिंपल बात समझ में भाई। यानी जो नोट है कागज का, उस नोट की अपने आप में वैल्यू है, किसी और चीज के ऊपर डिपेंड नहीं है वो किसी भी तरीके से। 500 का नोट है भैया, फिएट करेंसी का सिंपल सा एग्जाम्पल क्या हुआ सर आपके? 100, 200, 500। यानी इसके एग्जाम्पल क्या रहे आपके? जितने भी सरकार ने सर आपके कॉइन्स जारी कर रखे हैं और जितने भी आपके नोट्स हैं, यानी इंडियन इंडियन करेंसी जो है आपकी, सिंपल सर आपका ये पूरी की पूरी करेंसी जो है आपकी, ये फिएट करेंसी है। जो अभी प्रचलन में है, जो चल रही है आजकल, वो सबके सब फिएट करेंसी है। सिंपल सर, सिंपल सा, बिल्कुल बेसिक बात। ठीक है सर, तो फिएट करेंसी एक लेवल समझ में आया आपने को, बिल्कुल बेसिक है। आज की डेट में हर कंट्री जो है उसके पास फिएट मनी होता है, फिएट करेंसी यूज कर रही है सारी कंट्री, सबके सब जगह सब। एक बात सर, तो एक लेवल समझ में आया आपने को सर, बिल्कुल बेसिक बात। आते हैं भैया नेक्स्ट बात पर सर, है ना। तो पूरी तरह समझ में आ गया आपने को, ठीक है सर। नेक्स्ट बात समझते हैं सर। नेक्स्ट है आपका जैसे आपका कमोडिटी मनी होता है कई बार सर, है ना। एक वर्ड लिखा था अपन ने, कमोडिटी मनी। सर कमोडिटी मनी का सिंपल सा मीनिंग होता है जब कभी भी बैकिंग होती है किसी प्रीसियस मेटल से, यानी
बैक्ड बाय प्रीसियस मेटल या फिर किसी कमोडिटी से होता है सर, यानी किसी वस्तु से होता है। ठीक है सर, ये सर गवर्नमेंट इशू नहीं करती, यानी देखो अब तो होता ही नहीं है, अभी तो आज की डेट में कमोडिटी मनी कहीं नहीं होता, अब तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता सर, सबके सब किस पे आ गए, फिएट पे आ गए। ठीक है सर, एक बात होता क्या है, कमोडिटी मनी बेसिकली था जैसे आपको जो था ना बार्टर सिस्टम था आपको पहले, उसमें एग्जिस्ट करती थी ये चीजें। इसके एग्जांपल क्या हुआ सर, आपके जितने भी अपने गोल्ड कॉइन्स आते थे पहले, गोल्ड कॉइन्स थे, सिल्वर कॉइन्स थे, ये सब चीजें। ठीक है, और लिख लेना सर प्रेजेंट में कोई भी कंट्री यूज नहीं करती, प्रेजेंटली नो कंट्री यूजेज कमोडिटी मनी, प्रेजेंटली नो कंट्री यूजेज इट। ठीक है सर, दुनिया में कोई देश नहीं है जो आज की डेट में कमोडिटी मनी को यूज करता हो। यानी होता क्या था, देखो बार्टर सिस्टम क्या था पहले, लेन देन वाला सिस्टम था ना पहले, ये सामान देंगे इसके बदले के मिल जाएगा। यानी पहले गोल्ड कॉइन्स थे, सिल्वर कॉइन्स थे, उनकी वैल्यू फिक्स की हुई थी, अब वैल्यू फिक्स नहीं है सर आपकी। देखो डिफरेंस समझना, वहां पे गोल्ड कॉइन की फिक्स वैल्यू थी, एक उतने का ही गोल्ड कॉइन है वो, जो बहुत पहले चलाए गए थे, राजा महाराजा चलाए थे वो सब चीजें सर। सिल्वर कॉइन्स हुआ करते थे, अब ये सब चीजें गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन आज भी बनते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू फिक्स नहीं है सर, उनकी वैल्यू डेली ट्रांजेक्शन के बेस पे चेंज हो रही है, यानी वो आपके मार्केट बेस्ड ड्रिवन हो गई है अभी। इसीलिए अब क्या है, फिएट करेंसी है, कमोडिटी मनी नहीं होता आप किसी भी तरह का, यानी अब किसी मेटल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, किसी सामान के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा वो किसी भी तरीके सर। तो ये हुई बेसिक बात अपनी, दोनों में डिफरेंस समझ में आया, फिएट मनी और कमोडिटी मनी में सर। आते हैं भैया नेक्स्ट बात पे, समझ गए बेसिक चीज सर, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल समझ गए अपन, ये एग्जांपल है गोल्ड कॉइन और ये सब कुछ ना। आते हैं सर नेक्स्ट बात पे, नेक्स्ट लिखें सर अपना, अपन समझते हैं फिड्यूसरी मनी सर। नेक्स्ट है आपका सर फिड्यूसरी मनी। अब देखो फिड्यूसरी का एक मीनिंग होता है सिंपल सर, अपन समझे सर, यानी मनी जो होता है ना उसका सब्स्टिट्यूट एक तरह से, बेसिकली फिड्यूसरी का मतलब है कोई वादा करना, किसी भी तरह का वादा किया आपने, प्रॉमिस किया सर, है ना, काइंड ऑफ प्रॉमिस समझ सकते हैं सर इस बात को। यानी कि जैसे आपका बेसिक लेवल हो जाए, बिल्कुल बेसिक पे सर, आपके पास कोई चेक है, अब चेक जो है वो है तो सर कागज का टुकड़ा ही, लेकिन उस चेक के ऊपर जो वादा किया हुआ है, जिस किसी बैंक ने वादा किया हुआ है, उस पर जो कुछ साइन हो रखे हैं, एक जो अमाउंट भरा हुआ है, उस अमाउंट की वैल्यू है। मान लो फॉर एग्जांपल वो चेक सर 1 लाख का चेक है आपका, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं सर, 1 लाख का चेक है सर, उस 1 लाख, इस कागज के ऊपर तो 1 लाख नहीं है, अगर उसके ऊपर साइन ना हो और अगर वो वैलिड ना हो, तो क्या आपको कोई भी उस कागज के टुकड़े के बदले 1 लाख रुपए देगा? नहीं देगा सर। लेकिन उस कागज के टुकड़े पे वो चेक लिखा हुआ है, एक बैंक का नाम लिखा हुआ है, ऑथराइज सिग्नेटरी है, उसके साइन हो रखे हैं वहां पे, और एक अमाउंट भरा हुआ है, और पूरी जो लीगल उसकी जो कंप्लायंस होती है वो सबकी सब पूरी हो रही है, लीगल जो भी कंडीशन है वो सारी फुलफिल हो रही हैं, तो वो चेक वैलिड है आपका। यानी कि वो तो फिड्यूसरी मनी होता है, ये क्या होता है, वो मनी है जो सीधा आपका फिएट करेंसी में या फिएट मनी में ट्रांसफर हो सकता है, फिएट मनी में ट्रांसफर हो जाता है, खुद अपने आप में करेंसी नहीं होता सर, कैसा भी खुद अपने आप में मनी नहीं है वो। एग्जाम्पल चेक हो गया आपका, एक लेवल समझ में आई अपने को बात सर, ठीक है। यानी कि ये जो होता है बेसिकली वो लिख सकते हैं सर, इट इज एन सब्स्टिट्यूट ऑफ फिएट मनी, सब्स्टिट्यूट ऑफ फिएट मनी सर। एक बात, जो आपका फिएट मनी है उसका सब्स्टिट्यूट है एक लेवल पे सर, ठीक है। पहली बात समझ में आई। एग्जाम्पल क्या हुआ सर इसके, एग्जाम्पल लिख लेना सर, इसके एग्जाम्पल हुए आपके चेक जो होते हैं अपने सर, चेक्स होते हैं अपने, बैंक नोट होते हैं, यानी बैंक जो आपके नोट जारी करता है, बैंक नोट यानी बैंक लिख के देता है कि हाँ भैया इतने पैसे इसको दे दिए जाएंगे, ठीक है सर। बैंक नोट्स हो गए आपके, बैंक नोट समझ रहे हैं ना, प्रोमिसरी नोट वगैरह आते हैं कि हाँ ठीक है सर इतने इतने टाइम बाद इतना पेमेंट कर देंगे। यानी ये क्या हुआ सर, एक तरह से बेसिकली आपका
काम किसके ऊपर करता है सर? ये म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर काम करता है सर। ट्रस्ट या फिर म्यूचुअल प्रॉमिस के ऊपर काम करता है सर। इसके ऊपर काम कर रहा है बेसिकली दोनों को, यानी आपको भरोसा है कि इस चेक के बदले पैसा मिल जाएगा, इसलिए आप उस चेक को वहां पे बैंक में लगाते हो, यानी सिस्टम है डेवलप किया हुआ है अपन ने सर, सिंपल सा। भरोसे की बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो है कि मेन चीज मैटर क्या करती है, वो सिस्टम डेवलप ऐसा है। तो फिड्यूसरी क्या हुआ सर आपका? वो पैसा, वो मनी जो डायरेक्टली फिएट करेंसी नहीं है, फिएट का सब्स्टिट्यूट है, लेकिन ये बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि जो फिड्यूसरी मनी है आपका, वो उसको आप बहुत जल्दी से कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? फिएट मनी के अंदर सर, सिंपल सा। आपने चेक लगाया, पैसा मिल गया सर आपको, सिंपल सा। समझ गए बात सर, सिंपल सा। उस चेक कागज के टुकड़े की वैल्यू नहीं है कोई भी, लेकिन कागज टुकड़े जैसे आपने बैंक में दिया है, फिर वो आपके लिए सर 1 लाख का 2 लाख जो भी अमाउंट भर रहा है, उतने की वैल्यू है, उतना पैसा मिल जाएगा आपको, उतना आपको फिएट मनी मिल जाएगा सर। समझ में आया फिड्यूसरी? बिल्कुल सिंपल लेवल पे सर, कुछ नहीं था। ये वर्ड याद रखना बस, ये वाला प्रॉमिस वाला जो वर्ड है याद रखना सर, है ना, किसी भी तरह का, ये इंपॉर्टेंट है बस, यही काम की चीज होती है सर आपकी, ठीक है। यानी बेसिकली सब्स्टिट्यूट है फिएट मनी का, ये ध्यान रखना सर। ये एक तरह से रिटर्न स्टेटमेंट भी होता है, ये भी लिख सकते हो सर इस चीज को। रिटर्न स्टेटमेंट है, यानी किसी ने लिख के दिया है बेसिकली आपको, इट इज एन रिटर्न स्टेटमेंट। बैंक ने लिख के दिया, बैंक नोट के केस में होता है सर ऐसा, ठीक है। सिंपल सी चीज समझ में आई सर अपने को। आते हैं सर नेक्स्ट बात पर, ठीक है। नेक्स्ट लिखे हैं सर अपन, नेक्स्ट आता है अपना सर, इसके बाद लास्ट जो बचता है अपना, एक कॉमर्शियल मनी होता है या बैंक मनी बोलते हैं उसको, कॉमर्शियल बैंक मनी। सर इसे कई बार कॉमर्शियल मनी भी लिखा होता है, ध्यान रखना ना, या बैंक मनी भी लिखा होता है, तो वो दोनों सही है सर, कॉमर्शियल मनी भी लिखा होता है कई बार। कई बार कॉमर्शियल मनी भी लिखा हुआ है सर कहीं पे, और वो दोनों ही सही है, ध्यान रखना, गलत ये भी नहीं है सर, है ना, ठीक है सर। ये है कॉमर्शियल मनी, कौन सा मनी है सर? बेसिकली जो पैसा बैंकों ने सर लैंड आउट किया हुआ है, यानी जो बैंक सिस्टम है अपना पूरा, उन बैंकों ने जो उधार दिया हुआ ना पैसा, उसे बोलते हैं अपन कॉमर्शियल बैंक मनी, सिंपल सा सर। यानी किसी भी बैंक ने जो लोन दिए हुए हैं कहीं भी, उसकी वजह से पैसा जो घूम रहा है, सिंपल सर, है ना। यानी अपन क्या बोल सकते हैं इसको सर, सिंपल सा बोल सकते हैं बहुत बेसिकली, बैंक्स ने जो लैंड आउट किया है, बैंक्स लैंड आउट मनी, एक तो ये लिख सकते हैं सर सिंपल सा, या इसी को अगर थोड़ा सा और एक डेफिनेशन और देनी है वो दे सकते हैं सर अपन, सिंपल सा, लोन्स जनरेटेड बाय, लोन्स जनरेटेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यानी जो जो भी बैंकों ने बेसिकली फाइनेंशियल मेजरली बैंक है, उन बैंकों ने जो पैसा लोन पे दिया हुआ है, तो उस पैसे से सर पैसा घूम रहा है, उससे मार्केट चल रहा है बेसिकली आपका पूरा, उसे बोलते हैं सर कॉमर्शियल मनी पूरा, जिससे कॉमर्स वाला काम हो रहा है, पूरा 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 ट्रेड काम कर रहा है, सिंपल सर। एग्जाम्पल क्या हुआ सर इसके, एग्जाम्पल है कॉमर्शियल मनी इसके, तो आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे सर आपके इसके, फॉर एग्जाम्पल आपके लोन्स जो होते हैं, यानी पर्सनल लोन्स हो गए अपने सर, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन आपका, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए सर, बिजनेस लोन, ठीक है सर, ये हुई बात। तो कॉमर्शियल बैंक मनी समझ में आया आप लोग, सिंपल सा, वो मनी जिसको कि बैंकों ने लैंड आउट किया हुआ है, यानी बैंकों ने जो उधार पे दे रखा है, जो उधार पे पैसा घूम रहा है ना पूरा, वो है सर। कोई बैंक में जमा कराने आया है सर, उसका पैसा बैंक ने उठा के किसी और को दे दिया सर, तो जो पैसा घूम रहा है, जो ब्याज आ रही है, उस ब्याज से जो कॉमर्शियल काम है सारे सारे वो हो रहे हैं अपने, इसलिए उसको बोला जा रहा है कॉमर्शियल मनी सर, सिंपल सा। अगर ये काम नहीं होगा तो कॉमर्शियल वाले काम नहीं होंगे, यानी इकोनॉमी वर्कआउट नहीं करेगी सर, सिंपल सा, क्योंकि किसी का जमा किया हुआ पैसा किसी और काम आता है बेसिकली, ये सिंपल सा गणित है। तो ये हुआ सर सिंपल सा आपका मनी के टाइप से ना, और इसमें भी आपका कॉमर्शियल बैंक ये सब हो गया, कॉमर्शियल बैंक मनी भी होगा, क्लियर। अब आती है सर नेक्स्ट बात, कई बार सुनने को मिल रहा है आजकल से नॉन फिएट करेंसी सुनने को मिल रहा है, एक वर्ड सुनने को मिल रहा है सर कई बार, नॉन फिएट, नॉन फिएट मनी,
या फिर नॉन फिएट करेंसी सर, है ना, स्लैश करेंसी भी बोल रहे हैं इसको सर कई बार। देखो मनी और करेंसी मोस्ट ऑफ द टाइम एक दूसरे के साथ में यूज होते हैं सर, और इन जनरल वो गलत भी नहीं है, इन जनरल गलत नहीं है, बट सर टेक्निकली थोड़ा सा फर्क रहता है, ध्यान रखना। ठीक है सर, सिंपल सी बात। नॉन फिएट कौन सी हुई? जिसको गवर्नमेंट ने बैकिंग नहीं करी। फॉर एग्जांपल आपकी जो डिजिटल करेंसी चल रही है आजकल, जैसे एग्जांपल बिटकॉइन वगैरह चल रहा है, अब बिटकॉइन जो है उसको इंडिया ने तो लीगल नहीं किया सर अभी, ये हो गया इसका एग्जांपल सर। जो आपकी डिजिटल करेंसी चल रही है, जैसे आपने इंडियन गवर्नमेंट ने अपना डिजिटल रूपी निकाल दिया है, वो तो बैकिंग है उसकी, वो सब रहेगा। लेकिन नॉन फिएट में कौन से आएंगे? जिनकी बैकिंग नहीं है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं सिंपल सर, नॉन फिएट मनी कौन सा होगा? नॉट बैक्ड बाय गवर्नमेंट। देखो अगर तुम्हें इस वर्ड का मतलब समझ में आता है ना, फिएट का मीनिंग अगर समझ में आता है, फिएट की कंपनी थी, बहुत शानदार कंपनी है फिएट सर, पहले बहुत कारें आती थी फिएट के ना सर। फिएट का मतलब जो होता है ना, इसका मतलब भी सिंपल सा ये होता है, डिसाइडेड बाय अथॉरिटी। जो फिएट वर्ड है ना, इस फिएट का सर अगर आपको मैं मीनिंग बताऊं अपने आप में, तो मीनिंग है डिसाइडेड बाय या फिर डिटरमाइंड बाय अथॉरिटी, यानी वो चीज जिसे किसी अथॉरिटी ने तय किया है सर, वो है, ये इसका मीनिंग है सिंपल सा सर फिएट का। तो नॉन फिएट कौन सी हुई? जो डिसाइड नहीं किया सर, वो सब। अब बिटकॉइन की कीमत कौन तय कर रहा है सर? कोई तय नहीं कर रहा, मार्केट तय कर रहा है अपना, डिमांड सप्लाई खेल है सिंपल सा। तो जितनी भी करेंसी चल रही है, डिजिटल करेंसी हुई, जो भी उस तरह की चीजें, जो गवर्नमेंट ने बैकिंग नहीं है किसी भी, यानी गवर्नमेंट का किसी भी तरह से उस पर हाथ नहीं है कोई भी, कल को वो ऊपर नीचे हो जाए गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी उसमें। हाँ, फिएट करेंसी में गवर्नमेंट करती है, फिएट करेंसी जो उसमें सरकार जिम्मेदार है उसके लिए। तो वो सारी बात है अपनी सिंपल सर, समझ में आई अपने को एक लेवल पे। आते हैं सर अपन नेक्स्ट चीज पे ना। देखो ये तो पढ़ा अपन ने पूरा पूरा सर, टाइप्स ऑफ मनी और वो सब कुछ। अब देखो कई बार एक क्वेश्चन सुनने को मिलता है, अपने ऊपर ने देखा होगा सर, जैसे आपने देखा होगा M0, M1, M2, ये सब चीजें देखी होंगी सर। M1 हो गया आपका, M2 हो गया, M3 हो गया, M4, ये सब चीजें सुनने को मिलती है सर कई बार। यूपीएससी से कई बार CDS वगैरह में बेसिक क्वेश्चन पूछे हुए हैं सर, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं ना। तो अपने को एक लेवल पर ये वाली बातें समझ में आनी चाहिए है क्या। बेसिकली वही है, ब्रॉड मनी, आपका नैरो मनी, बेस मनी, ये सब चीज़ें सारी बातें, ठीक है सर। ये सब अपने को क्लियरली समझ में आना चाहिए सारी बातें, है ना। तो इन सब को पढ़ने से पहले सर एक चीज़ बता देता हूँ बस अपने को सिंपल सी, कि जो आपके डिपॉजिट्स होते हैं, यानी कि अपन जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ना सर, वो क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली अपन, ये हैं सर, रिजर्व मनी, नैरो मनी, आपका M1, M2, M3, M4, ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं सर, ठीक है। एक बात अब देखो इसमें काम की चीज़ क्या है आपको बता देते हैं, जो थोड़ी सी काम की चीज़ है वो क्या है सर अपनी। इसमें क्या डिपॉजिट्स आएंगे, तो एक बार डिपॉजिट्स के टाइप पढ़ लेते हैं सर ना, थोड़ा समझ में आ जाएगा अपने को, क्लियर रहेगा वो कि क्या होने वाला है उसमें। डिपॉजिट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक है सर आपके टाइम डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट, और एक है सर आपका डिमांड डिपॉजिट। क्योंकि ये उसमें यूज होने वाला है तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए वो चीज़ है क्या, ठीक है सर। क्योंकि ये क्लियर समझ में आ जाएगा तो फिर नेक्स्ट वाला पार्ट इजी हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है कोई भी ना। देखो टाइम डिपॉजिट का मतलब है सर वो डिपॉजिट जो आपको एक टाइम पे जाके आपके पूरे होंगे और एक टाइम बाद ही आपको पैसा मिलेगा। सिंपल एग्जांपल सर FD, आपने कोई FD कराई, RD कराई सर, FD RD होती है ना, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। सर FD कराई अपन ने, उस FD में मान लो आप 1 साल की, 5 साल, 2 साल, 10 साल, जो भी आपका अमाउंट है, जो टाइम दिया आपने सर, एक टाइम है फिक्स टाइम, यानी ये फिक्स टाइम में जाके ही मैच्योर होंगी सर, और फिक्स टाइम बाद ही आपको टर्म्स एंड कंडीशन पूरी फायदा मिलेगा आपको। अगर अपन पहले उसको तोड़ते हैं FD को तो डेफिनेटली घाटा होता है हमें सर, इंटरेस्ट रेट वगैरह में उसमें इंपैक्ट आता है, चेंज होती है वो सब चीज़ें सर। FD होती है, FD समझ में आ गया, सब लोग कराते हैं FD समझ में आता है। RD थोड़ा सा लगता होगा लोगों को सर, RD का मतलब है रिकरिंग डिपॉजिट्स। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता है आपको हर साल फिक्स टाइम पे उतना पैसा जमा करना होता है। कुछ लोग उसको मंथली भी करते हैं, कुछ लोग क्वार्टरली करते हैं, कुछ लोग हाफ ईयरली, कुछ लोग ईयरली। सर रिकरिंग डिपॉजिट्स, RD का मतलब क्या है यहाँ पे सर, इसका मतलब थोड़ा समझ लें। रिकरिंग डिपॉजिट्स सर इसका मीनिंग हुआ बहुत सिंपल सा, बेहद सिंपल मीनिंग जो निकल के आता है वो, टाइमली डिपॉजिट जो होते हैं,
एफडी तो क्या आपने एक बार जमा कर दिया, गई सर 5 साल 7 साल जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है एफडी में। आरडी केस में क्या है, आप मान लो वही अमाउंट हर साल जमा करते हो, कुछ लोग उसको मंथली ब्रेकअप कर लेते हैं, कुछ लोग क्वार्टरली कर लेते हैं, कुछ लोग हाफ ईयरली, कुछ लोग ईयरली। सर जो भी अमाउंट जमा करना है आपको वो जमा होता रहेगा, लेकिन सेम कंडीशन होती है उसमें भी, टाइम के साथ कंडीशन होती है सर। यानी ये इसके साथ में टर्म्स एंड कंडीशन है कुछ। यानी आप अगर अपना पैसा आपने 1 लाख की एफडी जमा करी किसी बैंक में, एक्सिस में करी 5 साल के लिए, तो सर वो 5 साल बाद ही उसकी मैच्योर होगी वो, और 5 साल बाद ही उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो फुलफिल होंगी और आपको पैसा पूरा तभी मिलेगा। एक बात सर, डिमांड डिपॉजिट, जब आपने पैसे की डिमांड की तब आपको पैसा मिलेगा। आपने कहा भैया मुझे अभी चाहिए, सर मिलेगा आपको। तो इसमें पैसा कौन सा आता है सर, आपका सेविंग्स में जो पैसा है आपका, जो आपका सेविंग्स अकाउंट में पैसा है वो सर सेविंग्स वाला पैसा। आपको जो आपके डेबिट कार्ड से जो पैसा निकालते हैं अपन, डेबिट कार्ड के जो पेमेंट होते हैं वो आ गया सर इसमें। सर इसमें कौन सा आ गया, चेक वाला। आपने बैंक में चेक लगाया, पैसा मिलेगा सर आपको। आपका पासबुक, आप पासबुक से पैसा निकाल के लाए, बिल्कुल देगा सर, बैंक मना नहीं कर सकता। यानी डिमांड डिपॉजिट अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो बैंक मना नहीं करेगा सर, देना ही पड़ेगा उसे। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 तरह के डिपॉजिट होते हैं, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट सर। अब इन सबका यूज आएगा थोड़ा बेसिकली उसमें ना, तो अपन वहाँ काम में लेंगे सर इसको। ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। अब देखो नेक्स्ट चीज़ है अपनी, यहाँ लिखा हुआ है सर अपन ने जो एक चीज़ है समझने के लिए वो है, ठीक है सर, रिजर्व मनी सर। पहली चीज़ लिखी हुई है रिजर्व मनी, M0 बोलते हैं इसको, हाई पावर्ड मनी बोलते हैं सर इसी को। ठीक है, ये ध्यान रखना, फाइनेंशियल बेस मनी ये सब होते हैं सर। इसका सिंपल सा मतलब क्या है M0 का, यानी मनी इन सर्कुलेशन, जो भी पैसा घूम रहा है पूरा पूरा सर। बैंकर्स डिपॉजिट, यानी बैंकों का कितना पैसा जमा है आरबीआई के साथ में, ये ध्यान रखना सर। अगर मैं सर M1 को यहां सिंपल सा लिखूं सर समझा के, अगर मैं लिखूं M1 को तो वो कैसे आएगा आपका M0 जो है। तो सर M0 में क्या क्या हुआ आपका, जितना भी मनी सर्कुलेशन है, यानी जो पैसा घूम रहा है पूरा पूरा, पूरी इकोनॉमी जो घूम रही है आपकी, जो पैसा घूम रहा है उसमें सारी करेंसी आ जाएगी आपकी, जो भी लोन चल रहे हैं, जो कुछ भी एक्सपायर्ड पैसा है पूरा। सबसे बड़ा यही होता है सर, इसलिए इसको बेस बोलते हैं, इसको फाइनेंशियल बेस बोलते हैं, हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। उसका रीजन वही है सर, एक तो मनी इन सर्कुलेशन पूरा पूरा, मनी इन सर्कुलेशन सर पहली बात। ठीक है, एक जो मैटर है सर, यानी जो भी मनी इधर उधर घूम रहा है सर, पहली बात। ठीक है, उसके साथ में दूसरी बात जो है सर, आरबीआई के पास जो पैसा जमा है, आरबीआई के पास डिपॉजिट किसका, बैंक्स का, ये ध्यान रखना सर। आरबीआई के पास डिपॉजिट किसका, पैसा बैंकर्स डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, आरबीआई के पास डिपॉजिट मना है सर, मनी है सर आपका। ठीक है, और जो आरबीआई के पास पैसा जमा होता है, यानी सिंपल चीजें समझनी है अपने को। इसीलिए इसको इकोनॉमी का फाउंडेशन कहा जाता है सर, ध्यान रखना। इसीलिए इसे इकोनॉमी का फाउंडेशन बोल रहे हैं सर, वो रीजन वही है उसका बोलने का, क्योंकि पूरी इकोनॉमी घूमती है इस पर। मनी इन सर्कुलेशन और बैंकों का पैसा, ये दो ही तो मेन चीज है सब ज्यादा, और सब तो सेकेंडरी आता है बाद में। तो M0 समझ में आया आपने को एक बार। ठीक है सर, अब आते हैं देखो M1 पे। M1 है नैरो मनी सर, M1 को इनके नाम अलग अलग, नैरो मनी बोलते हैं। अब देखो M1 के अंदर क्या आएगा सर, सिंपल सा, जितना भी मनी इन सर्कुलेशन है उसके साथ में डिमांड डिपॉजिट जितनी भी है। अब अभी पढ़ा ना अपन ने 2 मिनट पहले सर, यानी क्या क्या आएगा इसके अंदर, M1 के अंदर क्या आएगा सर आपका, मनी इन सर्कुलेशन, यानी ये तो होगा ही होगा, इसके साथ में जितनी भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है सर। तो यानी कि मनी इन सर्कुलेशन, जितना भी मनी सर्कुलेट हो रहा है सर, पहली बात सिंपल सी, उसके साथ में डिमांड डिपॉजिट्स। इसीलिए बताई थी सर मैंने डिमांड और टाइम डिपॉजिट्स आपको, अभी जस्ट अपन ने 2 मिनट पहले डिस्कस किया ना, उसका रीजन वही है। ठीक है सर, अब डिमांड डिपॉजिट कहां पर सर, आपके बैंकिंग सिस्टम में, और कौन सा सर, करंट और सेविंग दोनों अकाउंट में, ध्यान रखना। यानी डिमांड डिपॉजिट्स कौन कौन सी, सेविंग्स वाली भी और करंट वाली भी। अकाउंट 2 तरह के होते हैं ना सर, करंट होते हैं और सेविंग्स होते हैं, सबको समझ में आता है। कंपनी वगैरह के लिए करंट अकाउंट यूज करते हैं अपन, जो भी आपके जिससे जो भी आपके ये सब चीज़ होती है आपके, जो अपन बिजनेस ट्रेड में यूज करते हैं। और सेविंग्स अकाउंट पर्सनल लेवल पे होता है, ये कंपनी के नाम पे होता है हमेशा सर। ठीक है, एक बात, दोनों में ही जो भी आपके डिमांड डिपॉजिट्स हैं सर वो सब, और मनी इन सर्कुलेशन, ये हुआ आपका M1। ठीक है सर, अब देखो अपन आए सर M2 पे, जो नेक्स्ट चीज़ है उस पर आते हैं सर M2 पे। तो M2 देखो, M1 M और M2 दोनों को नैरो मनी बोलते हैं एक लेवल पे। इसमें क्या आएगा सर, M1 पूरा का पूरा,
यानी M1 के अंदर अगर हम किसको जोड़ दें, पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग्स होती हैं और बैंकों के अंदर जो सेविंग डिपॉजिट्स हैं, एक तो बैंकों के अंदर जो सेविंग डिपॉजिट्स हैं, एक बात M2 क्या क्या आ रहा है, बैंकों में सेविंग डिपॉजिट्स, उसके साथ में पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स में जो जमा होता है सर, हालांकि अब इतना ज़्यादा नहीं होता, ध्यान रखना सर, पोस्ट ऑफिस में अब लोग जमा नहीं करते हैं इतना ज़्यादा पैसा, ये पहले हुआ करता था बट है अभी वेस्ट करता है, गाँव में या छोटे लेवल पे लोग करते हैं सर, ठीक ठाक है ना। तो M2 का मतलब क्या हुआ, M1 पूरी कहानी, यानी ये पूरी कहानी तो आएगी सर, M1 तो आएगा ही आएगा पूरा, उसके साथ में आपका बैंकों के अंदर जो सेविंग्स डिपॉजिट हैं आपके, सिंपल से, ठीक है सर। M3 क्या आएगा आपका, M3 में वापस से सर ये जो M1 है, जो अपना M1 है, इस M1 के अंदर क्या जोड़ दें अपन, टाइम डिपॉजिट्स। M3 का मतलब क्या हुआ, बैंकों के अंदर M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स, यहां थे सेविंग्स डिपॉजिट बैंकों के, ये डिफरेंस है, M2 में ये था, M3 में क्या है आपका, M1 पूरी कहानी सर, उसके साथ में क्या जोड़ना है अपने को, टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट क्या थे अपने, अभी जस्ट अभी समझाया सर, टाइम डिपॉजिट जो एक टाइम पे मिलेंगे, FD वगैरह, RD वगैरह, वो सब आएंगे इसमें, ठीक है सर। लास्ट अपना बच गया सर M4। M4 जो है वो M3 को ऐड कर दें, उसके अलावा क्या सर, कोई भी डिपॉजिट कौन से, जो पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग्स डिपॉजिट है, जो आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक हैं, पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स बैंक होते हैं सर, हम लोग यूज नहीं कर रहे, तुम लोग अभी नए नए अपन लोग अभी ऑनलाइन वगैरह कर लेते हैं, बट ये सर एक जमाने की बात थी, 20 साल पहले तक काफी कुछ एक्टिव था ये सब चीजें ना। तो M4 में क्या आएगा सर, M3 उसके साथ में किसी भी तरह का डिपॉजिट किया हुआ जो पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स बैंक में डिपॉजिट किया हो सर, ये हुई सिंपल सी बात अपनी। तो अपने को M1 M2 M3 M4 और रिजर्व मनी सर, एक लेवल समझ में आया, चारों बातें, ये हुई अपनी टाइप्स ऑफ मनी, खत्म सर, टाइप्स ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ करेंसी पूरा समझ में आ गया। उसके अलावा सर अपन ने ये सब कर लिया पूरा पूरा, ठीक है सर। अब इसमें देखो एक लास्ट टॉपिक बचता है, बिल्कुल छोटा टॉपिक है सर, बिल्कुल बेसिक लेवल पे, वो है सर अपना एक मनी मल्टीप्लायर, सुना होगा सर अपन ने, बिल्कुल सिंपल चीज है सर, सबसे बेसिक मनी मल्टीप्लायर, ठीक है सर। इसका सिंपल सा मतलब होता है, मनी मल्टीप्लायर का मतलब है सर कि कितना मनी आपका मल्टीप्लाई होगा अगर आप रिजर्व जो रेशियो है आपका उसके अगेंस्ट में, सिंपल सी बात क्या हुई सर, सिंपल सा मतलब जो निकल गया। अभी अपन ने M3 M1 ये सब पढ़ा सर, तो इसको समझ सकते हैं सिंपल सा सर, क्या निकल के आएगा, ये निकलेगा आपका M3 अपॉन M0, यानी कि सर अगर मैं इस पे आऊं, M3 क्या था, ये रहा मेरा M3, M0 ये वाला, यानी ब्रॉड मनी अपॉन रिजर्व मनी सर, सिंपल सा क्या निकल के आएगा सर, इसका मतलब सिंपल सा मनी मल्टीप्लाई का, इसी को अगर मैं और निकालूं तो रिजर्व मनी अपॉन, रिजर्व मनी कौन सा है, M0 और आपका ब्रॉड मनी, तो ब्रॉड अपॉन रिजर्व सर, ब्रॉड मनी डिवाइड बाय रिजर्व मनी सर। अब लोग सोच रहे होंगे सर इसका मतलब क्या है, क्यों लिखवाया है ये मनी मल्टीप्लायर का, हम समझ नहीं पा रहे बात को। भैया बात इतनी सी है, बहुत सिंपल, कि आपका जो रिजर्व मनी है ना, इसको 1/r भी लिख देते हैं कई बार, ध्यान रखना सर, ये 1/r भी लिखते हैं इसको कई बार, R रिप्रेजेंट्स रिजर्व मनी, है ना सर। जितना ज्यादा एक कंट्री के अंदर रिजर्व मनी होगा, जितना ज्यादा रिजर्व मनी होगा उतना मनी मल्टीप्लाई कम होता है, यानी आप जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे किसी करेंसी के अंदर, अगर उसमें रिजर्व मनी ज्यादा है तो डेफिनेटली सर आपका मनी की वैल्यू कम मल्टीप्लाई होगी, यानी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका पैसा कम बढ़ेगा, इंक्रीज कम होगा। मतलब क्या है इस पूरी कहानी का सर, हमको पढ़ क्यों रहे हैं इसको, हाइयर द रिजर्व मनी लेसर द मनी मल्टीप्लायर, सिंपल गणित। और यही स्टेटमेंट यूपीएससी ने सर CDS में पूछा हुआ, सिंपल स्टेटमेंट बिल्कुल सीधा, कि मनी मल्टीप्लायर का, और ये 2024 में पूछा हुआ है सर, मुद्दे की बात ये 24 का जो फर्स्ट एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन था ये, 2023 में भी क्वेश्चन था ये, बस उस बात को घुमा रखा था, कंसेप्ट सेम ही है सर, दोनों बात ध्यान रखना। मनी मल्टीप्लायर यानी जितनी ज्यादा मनी मल्टीप्लायर ज्यादा कब होगा, जब आपका रिजर्व मनी कम से कम होगा। तो अगर किसी कंट्री के अंदर, किसी इकोनॉमी के अंदर मनी मल्टीप्लायर ज्यादा रखना है, मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होना चाहिए सर, जितना ज्यादा मनी मल्टीप्लायर होता है किसी करेंसी के अंदर, किसी कंट्री में, किसी इकोनॉमी के अंदर, उतना इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, उतना उसको अपने डोमेस्टिक लेवल पर इन्वेस्टमेंट मिलता है, क्योंकि लोग जो सेविंग्स नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं। भाई सिंपल सी कहानी है, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा पैसा घूमेगा, पैसा घूमेगा सर बैंकों के पास पैसा ज्यादा आएगा, बैंकों के पास पैसा ज्यादा आएगा, जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना बेनिफिट है सर बैंकों को, सिंपल सी कहानी, चलिए उस पर है वो। तो रिजर्व मनी जितना ज्यादा होता है, मनी मल्टीप्लायर उतना ही कम होता है। तो रेशियो क्या निकलता है सर इनका, सिंपल सा निकालूं अगर मैं, तो जो आपका
m0 है, यानी हम क्या लिख सकते हैं सर लास्ट, सिंपल सी समझने के लिए, m0 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मनी मल्टीप्लायर। क्या सर ये बात समझ पा रहे हैं अपन? समझ रहे हैं सर इस बात को? सिंपल सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सर। जितना मनी मल्टीप्लायर अगर आपको इकोनॉमी ज़्यादा चाहिए तो आपको रिजर्व मनी उतना ही कम करना होता है सर। रिजर्व मनी अपन ने अभी बताया आपको, सिंपल सा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात है ना, ये हुई सर अपनी सिंपल सी, ये सारी बातें जो आपके काम आती हैं बेसिकली ना, और इनमें काफ़ी कुछ चीज़ें काम की हैं सर, बेसिक चीज़। ठीक है, तो एक लेवल पर अपन इन चीज़ों को, और ये बेसिक्स पे काम करो सर, मैं हमेशा बोल रहा हूँ आप लोगों को, बेसिक कवर करो बस। अगर बेसिक कवर है ना भाई, फिर दिक्कत नहीं आ रही कैसी भी, सिर्फ बेसिक कवर करने के लेवल पे। ठीक है सर, आते हैं भैया नेक्स्ट चीज़ पर ना। ठीक है, और नेक्स्ट बात सर, नेक्स्ट में अपन और टॉपिक में, और इकोनॉमी के भी कुछ टॉपिक और बचे हैं, उनमें कवर करेंगे सर, नेक्स्ट चीज़ आते हैं ना। ठीक है, बाकी पढ़ते रहो सर। ओके, थैंक यू।